लास्ट वीडियो जो डी ब्लॉक का था, मैंने उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाए थे। आपको ये पता है कि जो डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और वैसे तो पी ब्लॉक भी, और वैसे तो केमिस्ट्री ही पूरी एक्सेप्शन से भरी हुई है। और एक्सेप्शन से भरी इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारी रिसर्च बाकी है, तो नए नए लॉज आते रहते हैं, इसीलिए इसमें फैक्ट भी होते हैं। फैक्ट्स हमें याद करने पड़ते हैं। खैर, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्लॉक में जो डिस्कस किया था दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने कोशिश की थी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाए कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ। वैसे ही यहां पर भी एक्सेप्शंस बहुत हैं। एटॉमिक रेडियाई हम लोग बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक के लिए। तो डी ब्लॉक के लिए ये है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। अब नीट की बात करें, जेईई मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, बहुत आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी से आपको लाइन से मिल जाते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कुछ कोशिश किया है ऐसे कि एक छोटे से कंसेप्ट्स के साथ, छोटी सी बात के साथ मैं इसे आपको बता सकूं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात ये है कि ये जो है 3D सीरीज है, ये डी ब्लॉक, ये जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो ये 3D सीरीज, 3D सीरीज। ये जो देख रहे हो ये 4D सीरीज है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसे बताया भी है आपको, 4D सीरीज। और दिस इज 5D सीरीज। मैंने यहां पर ये इसलिए इसके साइज लिख दिए हैं, साइज मैंने इसलिए लिख दिए हैं जिसमें आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। पहले हमें इसे देखना पड़ेगा। हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अलोंग द पीरियड, जो भी साइज का एक्सप्लेनेशन है, अलोंग द पीरियड किन चीजों पे डिपेंड करेगा, और अलोंग द ग्रुप किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम देख तो लें कि प्रॉब्लम्स कहां पर है, प्रॉब्लम्स कहां पर हैं और हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले 3D सीरीज में देखिए 164, 147 कम हुआ, 135 और कम हुआ, 129 और कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा ये 137, फिर उसके बाद फिर कम हो गया, फिर ये कम हुआ नहीं, अब ये बराबर हो गया, और देखिए ये बढ़ गया, जिंक में जाकर के बढ़ गया, कॉपर में बढ़ा, जिंक में बढ़ गया। तो इस चीज को किसी हद तक, किसी पॉइंट तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से सुनिए, यहां पर 164, अब देखिए यहां कहें सबसे बड़ा साइज किसका है, तो स्कैंडियम का है सबसे बड़ा साइज। देखिए ये मैं इसलिए देखने के लिए कह रहा हूं, थोड़ा देखेंगे तो आंख रुकेगी और ये बताएगी वो कि हमें देखना क्या है, हमें एक्सप्लेन क्या करना है बेटा। देखो स्कैंडियम, फिर देखिए 147, 135, 129, 37, 26, 25, 25, 28। इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया कि कॉपर और निकेल का साइज सबसे छोटा है और दोनों का बराबर है। अब ये भी एक सवाल हो गया, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कोबाल्ट और निकेल, आई एम वेरी सॉरी, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल का साइज सबसे छोटा है और दोनों का बराबर है। तो इसमें एक चीज देखी जाए, यहां पे डिफरेंस देखिए, यहां पर डिफरेंस देखिए, यहां पर डिफरेंस देखिए, यहां पर डिफरेंस देखिए। अब डिफरेंस देखिए तो डिफरेंस कम होता जा रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है बेटा, डिफरेंस कम होता जा रहा है, यहां पे जीरो हो रहा है डिफरेंस, और फिर बढ़ना शुरू हुआ। यानी हम लोगों ने कई एंगल से इसको देख लिया कि भाई क्यों ऐसा होता है कि पहले कम होने लगा। तो अब ये बात कर ली जाए, पहले बात कर ली जाए कि क्यों कम हो रहा है, पहले ये बात कर ली जाए।
तो देखिए कम होने की बात करते हैं तो यहां पर हमने अलोंग द पीरियड तीन चीजें ली हमने, न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहली बात, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट और तीसरा रिपल्सन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तीनों बातों को ध्यान से सुनिए बहुत अच्छे से। पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, और होता क्या है, रिपल्शन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। देखिए अगर मैं यहां पर न्यूक्लियस बनाऊं, ये मैंने ऑर्बिटल बनाया, सॉरी शेल यानी ऑर्बिट, शेल कह सकते हैं या हम ऑर्बिट कह सकते हैं। एक और ऑर्बिट बनाया, एक और ऑर्बिट बनाया। अब देखिए इसको मैं अगर कहूं, क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करना है, तो अगर मैं ये कहूं कि ये 4s है, देखो बेटा ये 4s है, सपोज कि ये 4s है और ये 3d है, यानी थर्ड शेल के अंदर का स्ट्रक्चर हमने ये शो किया है। मान लिया ये फोर्थ शेल और ये थर्ड शेल का डी सबशेल, क्योंकि हमें यहां पर क्या चाहिए, 3d सीरीज, ये 3d यानी थर्ड शेल का डी सबशेल है। देखो बेटा अगर मैं इसे कहूं, 4 को कहूं मैं अल्टीमेट सेल, अगर मैं इसे कहूंगा अल्टीमेट सेल, अगर मैं इसे कहूं अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल का मतलब होता है सबसे बाहर वाला शेल, तो ये क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल। सबसे बाहर वाले शेल को हम कहते हैं अल्टीमेट शेल, उसके पीछे वाले को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। अब मेरा बेटा जब मैं यहां पर स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन डालूंगा, तो देखो इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, आपको पता है ये, इसमें क्या लिखते हैं हम, 3d 4s2। अब 3d और अच्छे से लिख लिया जाए, 3d 1 से 10 तक। अब देखिए ये 3d 4s2 है। जब बेटा हम इसके डी सबशेल के डी ब्लॉक के पहले स्कैंडियम, पहले एलिमेंट की बात करते हैं, उसके पहले ही 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, 4s भर चुका है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डी ब्लॉक को भरना शुरू करते हो तब तक अल्टीमेट शेल तो भर चुका है और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, D1 D2 D3 ऐसे जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी सबशेल और यू कैन से penultimate shell one by one. Electrons are filled in penultimate shell one by one to get next position in D block. D block की अगली पोजीशन को पाने के लिए, हर अगली पोजीशन को पाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन कहां डाल रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल में, इसमें डाल रहे हैं, जबकि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। तो आप सोचिए आपका, जब आप इसके बारे में बात कर रहे हो तो एटम तो ये हो गया बेटा, यानी साइज तो ये हो गया, ये साइज हो गया, एटम तो ये हो गया। अब जब डी में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन 1 by 1 यहां जा रहा है और प्रोटॉन यहां जा रहा है। बहुत अच्छे से समझिए, प्रोटॉन यहां जा रहा है। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम के पहले क्या होता है, कितना एटॉमिक नंबर, यहां 21 होता है, मैंने बताया लास्ट वीडियो लेक्चर पे, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ 21 होगा तो यहाँ 20 होगा, और 20 का मतलब कैल्शियम। तो अब कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आ रहा है, तो ये तो पूरा भर चुका है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला जाएगा, प्रोटॉन यहां डाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां डाला जाएगा, प्रोटॉन यहां डाला जाएगा। तो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ने का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन डाल रहे हैं यहां पर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा बेटा, कि ये क्या करेगा, ये खींचेगा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसको खींचे, देखो बेटा, इस वाले जब यहां पर प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके अट्रैक्शन से साइज पे कोई असर नहीं पड़ता। साइज पे असर किससे पड़ता है, जब इसको खींचेगा, जब ये इसको खींचेगा आउटर मोस्ट शेल को, तो साइज पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल जो है वो श्रिंक करेगा तो साइज छोटा होता जाएगा। आप देखिए, खींचना इसको है, आउटर मोस्ट शेल को खींचना है। देखना ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से देखिए। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन यहां डाला, ये आया पहला इलेक्ट्रॉन डाला, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन डाला यहां, तो यहां पर एक प्रोटॉन पड़ा। जैसे ही प्रोटॉन आया तो प्रोटॉन ने इसको भी खींचा और इसको भी खींचा, तो इसको खींचने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको खींचने से साइज छोटा होने लगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पर भी प्रोटॉन बढ़ा, यानी इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल को खींचेगा, श्रिंक होगा, यानी कम होने लगा। तो कम होगा, लेकिन एक चीज और देखिए, यहां पर भी तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां क्या होगा, यहां रिपल्शन चल रहा होगा, ये रिपल्शन चल रहा होगा, यानी यहां पर रिपल्शन चल रहा है। ये क्या कह रहा है कि तुम दूर जाओ, ये क्या कह रहा है तुम करीब आओ। न्यूक्लियस जो है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको दूर भगा रहे हैं। दो फैक्टर चल रहे हैं। अब देखिए, यहां पर जो डी है ये 3D है बेटा, 3D। अब यहां पर नया फैक्टर आया, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए, एस, पी, डी और एफ। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है, हमेशा के लिए याद करो। जैसे एस जो होता है वो टाइटली न्यूक्लियस को शील्ड करता है, पी से ज्यादा, पी डी से ज्यादा करता है, और डी एफ से ज्यादा करता है। मतलब जो डी है इसकी बनावट ऐसी होती है, डी की डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, डिफ्यूज सबशेल होता है, मतलब कि इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये प्रॉपरली न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाता है। तो जब शील्ड नहीं कर पाएगा, अब ध्यान से सुनिए, अगर ये इसको प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा, तेजी से खींच लेगा आउटर मोस्ट शेल को, तेजी से खींच लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखिए दो चीजें ध्यान से सुनिए, दो चीजों पे ध्यान दीजिए, दो फैक्टर, एक अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, रिपल्शन फ्रॉम electrons of
और रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनिल्टीमेट शेल, यानी ये पेनिल्टीमेट शेल है, ये क्या कर रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं। अब बस इन दोनों चीजों को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे। देखो बेटा, यहां से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो है आउटर मोशन को तेजी से खींचेगा। इसका मतलब क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिड्यूस द एटॉमिक रेडियस। क्यों, क्योंकि ये शील्ड नहीं कर पाता है, तो इसका शील्ड पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसकी वजह से ये इसको खींचता है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहां तक देखिए, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, क्रोमियम तक क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है, जो रिपल्शन है, ये रिपल्शन कंपैरेटिवली कम है और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्यों है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा देखो यहां पर, यहां से यहां तक है, देख लीजिए तीन चीजें, यहां से यहां तक जो बात हो रही है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है डी सबशेल का, पेनिल्टीमेट शेल का, एक बात। दूसरी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो क्या करेगा, वो खींच देगा। और जो यहां के पेनिल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उनका रिपल्शन कम है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हुए। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो डिक्रीज हो रहा है, इसका ये रीजन हुआ। तो फ्रॉम द स्कैंडियम टू क्रोमियम जो डिक्रीज दिखाई दे रहा है, उसका कारण यह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एक बात। दूसरी बात, डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो वो शील्ड नहीं कर पा रहा, तो और तेजी से खींच रहा है। और तीसरी बात, ये जो रिपल्शन है पेनिल्टीमेट शेल और आउटरमोस्ट शेल का, वो कम है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ये वाला फैक्टर बढ़ने लगा। अब इसके आगे चलेंगे तो ये फैक्टर बढ़ने लगेगा। अब ये फैक्टर बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो जब ये भी बढ़ रहा है और ये भी फैक्टर बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने लगेंगे। यानी ये क्या कर रहा है, जो पेनिल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है आउटरमोस्ट शेल। तो दीज टू फैक्टर्स बोथ आर कंपेंसेटिंग। तो अगर एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे तो क्या होगा, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए आपको दिखाई दे रहा है साइज में डिफरेंस थोड़ा कम होता चला गया, और धीरे धीरे जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अब चेंज होना बंद हो गया, अब चेंज होना बंद हो गया। यानी ये यहां तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। चेंज होना बंद हो गया क्यों, क्योंकि ये रिपल्शन जो था पेनिल्टीमेट शेल से, जो रिपल्शन था वो ऑलमोस्ट अट्रैक्शन के बराबर हो गया। देयर इज नो नेट चेंज। तो ये यहां तक एक्सप्लेन हो गया। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रोमियम के आगे, मैग्नीज के आगे, तो एक फैक्टर और स्टार्ट हो गया, और वो क्या है, ये फैक्टर स्टार्ट। मेरा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, हम लोग भरना शुरू करेंगे, तो होता क्या है, पेयरिंग शुरू हो जाती है डी ऑर्बिटल, डी सबशेल्स में। जो डी सबशेल है, इसके अंदर पेयरिंग शुरू हो जाती है। ये एस हो गया, D1 D2 D3 D4 D5। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो देखिए कॉपर में क्या है, कॉपर में D9 या D10 S1 की बात कर रहे हैं, ये कॉपर के लिए हुआ। तो अब देखो यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या, इनके अंदर भी रिपल्शन होता है, तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, साइज बढ़ने लगेगा। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये रिपेल करेंगे, तो एक तो वैसे ही रिपल्शन हो रहा था, और इन डी सबशेल की जो पेयरिंग हो गई, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और रिपेल करेंगे, तो साइज और बढ़ जाता है। जिंक का सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपल्शन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो वो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, जिंक में, इसलिए जिंक का साइज सबसे बड़ा। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। जैसा ये एक्सप्लेनेशन, वैसा ही 4D सीरीज के लिए, वैसा ही अलोंग विद 5D सीरीज। लेकिन 5D सीरीज में एक फैक्टर और इन्वॉल्व होता है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए, अगर हम बात करें
5D सीरीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? वो ये है कि इसी में 4F एंटर करता है, और जैसे ही 4F एंटर किया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। तो पहले मैं यहां पे बता दूं कि 4F कहां पे एंटर करता है। यहां पर इसके लिए, इसको समझने के लिए आप लास्ट वीडियो लेक्चर उठा के देखें, उसमें मैंने बताया यहां पे 4F होता है, यानी इन दोनों के बीच में पूरे पूरे 14 एलिमेंट्स एंटर करते हैं इनके बीच में। तो 14 एलिमेंट्स एंटर होने का मतलब है बेटा कि 14 इलेक्ट्रॉन्स का एंटर होना उस ऑर्बिटल में, और 14 प्रोटॉन्स का एंटर होना न्यूक्लियस में। चलिए इसकी बात करते हैं। तो पहले तो ये देखा जाए कि हमको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऐसा क्या है। देखिए बेटा, हम जब नीचे की तरफ जाते हैं अलोंग द ग्रुप, नीचे की तरफ जा रहे हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो एक एक करके शेल बढ़ता है, इंक्रीज इन शेल नंबर, यानी एक पूरा पूरा ऑर्बिट बढ़ जाता है तो साइज तो बढ़ेगा। देखिए 164, 180, 187 साइज बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। एज मूविंग डाउन इन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है बेटा, प्रॉब्लम यहां पे आती है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, यहां पे प्रॉब्लम आती है कि देखो यहां 147, ठीक है 160 बढ़ गया, लेकिन ये 158, यानी ऑलमोस्ट सेम। यहां पर देखो बिल्कुल सेम, यहां पे बिल्कुल सेम। तो ये चीज जो दिखाई दे रही है, ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस है ही नहीं, ना के बराबर है। देखो ये डिफरेंस ना के बराबर है पूरा, यानी इसका मतलब जो पहले तो ये समझना है कि हमें एक्सप्लेन क्या करना है। हम एक्सप्लेन क्या करने जा रहे हैं? हम एक्सप्लेन ये करने जा रहे हैं कि जैसे यहां पर ग्रुप में साइज बढ़ता जा रहा है, यहां पर भी बढ़ा, लेकिन यहां क्यों नहीं बढ़ा? ये ऑलमोस्ट सेम क्यों है? यानी 4D सीरीज और 5D सीरीज में ये साइज ऑलमोस्ट क्या, लगभग सेम ही है। तो ऐसा क्यों है? और यहीं पर एंट्री लेता है एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एंटर करता है, तो हमें इसकी बात करनी है। और दूसरी बात, यहां पर 187 है और देखो ये 158 आ गया, तो यहां पर भी थोड़ा डिक्रीज दिखाई दे रहा है, उसका भी कॉज वही है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं कि क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वही बात, यहां पर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस, अब देखिए, क्योंकि मुझे यहां पर जिसकी जरूरत है मैं उसी की बात करूंगा। ये 3D, ये 4D और ये 5D। 5D अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, तो 6s2, 4f14, 5d10 एंड 6p6, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने लिखा है। तो यहां पर बेटा जब हम 5D में लैंथेनम और इसमें हैफेनियम, इसमें जब इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करते हैं, जब हैफेनियम में हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, यानी इसका मतलब देखिए 6s2, 4f14, 5d1 से 10। अब बेटा मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं डी में एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, उसके पहले क्या हो चुका है हमें ये देखना बहुत जरूरी है। मैं अगर ये कहूं कि ये 6s है, मैं ये कहूं कि ये 4f है, और ये 4f, सपोज करिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, यानी इसका मतलब ये क्या हुआ, अल्टीमेट सेल
अल्टीमेट, ये क्या हुआ? पेनल्टीमेट सेल। और ये कहलाता है एंट, कहीं कहीं एंटी भी लिखा रहता है, एंट पेनल्टीमेट सेल। अल्टीमेट मतलब बाहर वाला, उसके अंदर वाला, पेनल्टीमेट और उसके भी अंदर वाला, एंड पेनल्टीमेट। अब जैसे ही D1 में इलेक्ट्रॉन आया, D1 यानी लेंथ है ना, वो उसके बाद 4f भरना शुरू हो जाएगा। जब 4f पूरा भर जाएगा तो अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे एक डाला, अब ये बाहर 6s2a है। इसका मतलब जो साइज है बेटा वो यहां से नापा जाएगा, ये साइज हुआ, ये साइज हुआ। जब लैंथेनम में हमने इलेक्ट्रॉन डाला, लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन डाला, ये रहा लैंथेनम का इलेक्ट्रॉन, यानी ये है D1, ये D1 है, D1 पहला इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे हैफिनियम, ये D2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये D1 और ये D2, और मैं ऐसे कर लेता हूं। तो जब D1 डाला गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जो इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? यानी अगर मैं कहूं कि ये 57 है, नंबर इसका 57 एटॉमिक नंबर होता है 57, और इसका होता है 72, तो ये है 57th इलेक्ट्रॉन, दिस इज 57th, और ये कौन सा है 72nd इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में होता क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन 57th है तो 58th कहां है? 58th ये रहा, ये आया 58th, ये 58th, यानी वो यहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां आया। अब सोचिए मेरी बात, अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए 72 को, 58, 59, 50, 60, 61, और इसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अभी इस इलेक्ट्रॉन के बाद की बात चल रही है, और हमें पता है S P D F, दिस इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। यानी इसका मतलब F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। F is not capable to shield properly. Nucleus is not shielded, मेरी बात फिर से सुन लीजिए, nucleus is not shielded properly by the 4f, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब जैसे जैसे यहां इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, यहां पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यहां पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। फिर तुमने इलेक्ट्रॉन डाला, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन 58, यहां पर एक प्रोटॉन, यहां पर अगला इलेक्ट्रॉन, यहां पे प्रोटॉन, यहां पे अगला इलेक्ट्रॉन, यहां पे प्रोटॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे प्रोटॉन। इसका मतलब ये सब यहां प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तेजी से खींचेगा इसको। जब मेरा बेटा 72nd इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर, तब तक यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ गया। तो क्या करेगा ये बहुत तेजी से इसको खींच लेगा, इसको खींच लेगा बहुत तेजी से। शिफ्टेड, द आउटरमोस्ट शेल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो साइज डिक्रीज कर गया, पूरी तरह साइज डिक्रीज कर गया। दिस इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या आपको ये समझ में आ गया लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? यही है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, अब आगे की प्रॉब्लम क्या है? अब आगे
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ने शुरू होते हैं तो ये उसको रिपेल करने लगता है। तो जो डिफरेंस आप यहां देख रहे हैं वो डिफरेंस नहीं होता है। मेरी बात समझ गए? लेकिन इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि जितना ये शेल बढ़ा था, जब हम नीचे की तरफ आते तो शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है जब नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन वो जो साइज बढ़ा वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हो गया। तो इंक्रीज इन द साइज एज मूविंग फ्रॉम 4d to 5d is compensated. Increase in the size as moving from 4d to 5d is compensated by the lengthenite contraction, and that's why these are almost same. This is the explanation about the atomic radii. मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दो पॉइंट लिखे जो इससे इसमें जाने पर जितना इंक्रीज हुआ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उतना कम हो गया, तो साइज ऑलमोस्ट सेम। ओके, दैट्स ऑल। खूब मन से पढ़िए, आनंद लीजिए।